मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग जनरल स्टडीज की दृष्टि से जो कुछ करंट अफेयर्स के तहत महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में जानेंगे। और जब मैं कहता हूं उनके बारे में जानेंगे तो मेरे बताने का ढंग थोड़ा सा अलग होता है। अलग इस रूप में नहीं होता कि मैं कुछ नई बातें आपको बताता हूं। अलग इस रूप में भी नहीं होता कि मैं कुछ बढ़ चढ़ कर बातें करता हूं। अलग केवल इस रूप में होता है कि मैं उन घटनाओं के केवल उन्हीं तथ्यों को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो मेरे द्वारा बताई गई घटनाओं को आप यदि इसी रूप में देखेंगे तो शायद मेरे साथ भी न्याय कर सकेंगे, शायद मेरे इस ऑडियो लेक्चर के साथ भी न्याय कर सकेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि आप खुद के साथ भी न्याय कर सकेंगे जहां तक करंट अफेयर्स की तैयारी का सवाल है। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और खबर यह है कि संयुक्त राष्ट्र ने बाकायदे इजराइल की सेना को किसमें डाल दिया है, बता सकते हैं आप? क्या आपने अखबारों में कहीं कुछ पढ़ा? लिस्ट ऑफ शेम में डाल दिया है। लिस्ट ऑफ शेम, लज्जा सूची, हिंदी में आप कहेंगे लज्जा सूची, यानी कि इजराइल, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, उस सूची में डाल दिया है। राइट। अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि यह सूची क्या है और कौन कौन से देश हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। आपको मालूम है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तो विश्व में शांति के लिए हुई थी। अब यह बात अलग है कि वो इसमें कितना सफल हो पा रहा है। तो दोस्तों, उसी के तहत जो लिस्ट ऑफ शेम तैयार किया गया है, इसका जो संबंध है, यहां आपको ध्यान देना होगा, बच्चों के अधिकार से है। बच्चे, देखिए, बच्चों के अपने संगठन नहीं होते, वो आंदोलन नहीं कर सकते, मांग नहीं कर सकते, उनके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? देखा जा रहा था कि किस तरह से जो सशस्त्र संघर्ष होते हैं, जो युद्ध होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो दुर्गति होती है बच्चों की होती है और महिलाओं की होती है। तो जो सशस्त्र संघर्ष में बच्चों पर अत्याचार करते हैं या बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें इस लिस्ट ऑफ शेम में डाला जाता है। इसका मतलब है कि इसका संबंध बच्चों के अधिकार से है। आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि इजराइल और फलस्तीन, अगर हम फलस्तीन को हटा दें तो हमास के बीच लंबे समय से युद्ध जारी है। पूरी दुनिया इजराइल पर इस बात के लिए दबाव डाल रही है कि अब आप युद्ध बंद कर दीजिए, क्योंकि युद्ध जो है अमानवीय स्तर तक पहुंच चुका है। लेकिन इजराइल बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। धीरे धीरे पूरी दुनिया का जो मत है वो इजराइल के खिलाफ होता चला जा रहा है। ऐसे समय में सोच करके देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने यदि उसे लिस्ट ऑफ शेम में डाल दिया है तो यह इजराइल के लिए और कितनी गलत बात हो गई है। यह इजराइल के लिए कितना विरोधी तथ्य सिद्ध होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। इजराइल पर आरोप क्या लगाए गए हैं? डेफिनेटली जो आरोप होंगे वो बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन से ही संबंधित होंगे। पहला आरोप यह लगाया गया है, और जो सच भी है, केवल आरोप ही नहीं है, कि इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें लगभग 8,000 बच्चे मारे गए हैं। 8,000 बच्चे मारे गए हैं। अब यह बात अलग है कि एग्जैक्ट आंकड़ों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मारे गए हैं। यहां मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। अभी मैंने कहा इजराइल और हमास के बीच हो रहे युद्ध में, तो आपके दिमाग में हो सकता है कि यह सवाल उठे, तो क्या हमास को लिस्ट ऑफ शेम में शामिल नहीं किया गया है? जी हां, हमास को भी लिस्ट ऑफ शेम में शामिल कर लिया गया है। लेकिन चूंकि इजराइल एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए उसकी चर्चा ज्यादा है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि इजराइल विश्व की ऐसी पहली डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसे लिस्ट ऑफ शेम में शामिल किया गया है। हमास को भी शामिल किया गया है। अब देखिए, हमास तो एक तरह से आतंकवादी संगठन ही है, लेकिन इजराइल तो एक देश है, लोकतांत्रिक राष्ट्र है, उससे अलग तरह की नीतियों की अपेक्षा की जाती है। दूसरा जो आरोप है वो ये है कि इजराइल ने भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में खूब बमबारी की और इसके कारण हजारों बच्चों की मौत हो गई। ये दूसरा आरोप। जो तीसरा आरोप है वो ये है कि इजराइल ने गाजा की घेराबंदी की। आपको मालूम है, गाजा पट्टी की घेराबंदी की। उस घेराबंदी के कारण क्या हुआ कि दुनिया के जो देश या एजेंसी उन तक सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, दवाई के रूप में, भोजन के रूप में, वस्त्र के रूप में, वो सामग्री नहीं पहुंच पाई घेराबंदी के कारण।
इससे भी बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ। ये 3 मुख्य आरोप हैं। यहां मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, और वो ये कि इस सूची में और किन किन देशों के नाम है, एक बार हम उसे देख लेते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि रूस भी इसमें शामिल है, और रूस को पिछले साल इसमें शामिल किया गया लिस्ट ऑफ शेम में। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, इतना लंबा अरसा हो चुका है, तो उसने भी जमकर बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन किया है। तो पिछले साल रूस को भी शामिल किया गया है। याद रखिएगा कि रूस एक लोकतांत्रिक देश नहीं है, वो साम्यवादी देश है, आपको कंफ्यूजन न हो। जो और दूसरे देश हैं उनके नाम सुनिए। हो सकता है कि ये नाम आपको सुने हुए से लगे, और हो सकता है कि आपको ये भी मालूम हो कि इन देशों की राजनीतिक स्थिति क्या है, इन्हें क्यों इस लिस्ट में शामिल किया गया है। यदि आप 1 साल से तैयारी कर रहे होंगे तो डेफिनेटली अनुमान लगा लेंगे कि इन इन कारणों से इन्हें शामिल किया गया है। और यदि 1 साल की तैयारी के बाद भी आप इस स्थिति में नहीं हैं कि कारणों का अनुमान लगा सके, मैं बिल्कुल सही सही कारणों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अनुमान की बात कर रहा हूं, तो दोस्तों आपको अपनी तैयारी करने के पैटर्न के बारे में सोचना चाहिए। यानी कि तैयारी करने में कुछ न कुछ खामियां तो रह रही है। देशों के नाम सुनिए। इस्लामिक स्टेट, अल कायदा, बोको हराम, अफगानिस्तान, इराक, म्यांमार, सोमालिया, सीरिया और यमन। ये मैंने कुछ देशों के नाम बताए हैं। इन्हें भी बाकायदे इस सूची में शामिल किया जा चुका है। राइट। तो दोस्तों ये थी लिस्ट ऑफ शेम जिसमें इजराइल को शामिल किया गया है। अब जो मैं आपको दूसरी खबर देने जा रहा हूं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो हमारे असंगठित उद्योग हैं उनसे संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली मेंस की दृष्टि से। लेकिन यहां जो मैं कुछ तथ्य बताने जा रहा हूं, ये तथ्य सीधे सीधे प्री में तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन यदि प्री में इंडियन इकोनॉमी पर हो सकता है कि कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसके सही उत्तर तक पहुंचने में ये जानकारी आपकी मदद करेगी। दोस्तों तथ्य यह है कि भारत में पिछले 7 साल के अंदर, 7 साल यानी कि 2017, आपके ध्यान में रहना चाहिए 2017 के बाद से 7 साल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, यहां आपको याद रखना होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यानी कि विनिर्माण के क्षेत्र में 18 लाख असंगठित उद्योग बंद हो गए हैं। 18 लाख असंगठित उद्योग बंद हो गए हैं। याद रखिए कि मैं कह रहा हूं असंगठित उद्योग बंद हो गए हैं, तो आप इसे लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग समझने की भूल मत कीजिएगा। दरअसल ये असंगठित क्षेत्र के उद्योग वे होते हैं जिसमें बहुत ही कम लोग काम करते हैं। ज्यादातर में तो परिवार के लोग ही काम कर रहे होते हैं, 1-2 लोगों को ये रोजगार देते हैं, बहुत लोगों को रोजगार भी नहीं देते। और ये अकेले का मालिकाना हक होता है, एक व्यक्ति है वो अपना काम चला रहा है, बस। इनके जो रोजगार देने का जो औसत है असंगठित क्षेत्रों का, वो 2.5 से 3 लोगों का ही है, समझ लीजिए, बस 63 साल। 18 लाख असंगठित उद्योग। मैंने कहा यह भी कि जो औसत रोजगार देते हैं ये 2.5 से 3 लोगों को ही देते हैं। इसका मतलब है कि 18 लाख उद्योगों के बंद होने से 54 लाख लोगों को अपनी नौकरी खोनी पड़ी है। 54 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आंकड़े हैं ये किसी प्राइवेट एजेंसी के आंकड़े नहीं हैं, ये आंकड़े हैं असंगठित उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के। यानी कि इन आंकड़ों पर पूरी तरह से विश्वास किया जाना चाहिए। मैंने शुरू में आपसे कहा था 2017, ऐसा क्या हुआ था 2017 में, याद करने की कोशिश कीजिए। लगातार कुछ ऐसी घटनाएं घटती चली गई हैं कि जो हमारे असंगठित क्षेत्र के उद्योग हैं उनको बहुत चोट पहुंची है। पहले नोटबंदी की गई, इसके बाद फिर जीएसटी का पैटर्न आ गया, और इसके बाद फिर कोरोना महामारी आ गई। सच पूछे तो इन तीनों ने इन असंगठित उद्योगों की कमर तोड़ दी। दोस्तों कुछ तथ्य मैंने ये आपके सामने रखे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप इनकी उपेक्षा मत कीजिएगा कि अरे 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 जो कोई खास बात नहीं है। तो फिलहाल बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।